हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं अनुभव शर्मा आपके अपने चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। और तैयारी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग ज़बरदस्त बड़ी मेहनत से कर रहे होंगे। आशा करता हूँ आपकी तैयारी में बहुत ही बेहतरीन और चार चांद लगाने के लिए एक वीडियो में लेके आ रहा हूँ। और कोशिश करूँगा कि ये डिटर्मिनेंट की जो क्लास है वो आपको बेहतरीन क्वेश्चन दे के जाएगी। शानदार क्वेश्चन इससे क्लास से मैं डाल दूंगा। आज हम लोग क्लास 12 के डिटर्मिनेंट चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को साथ डिस्कस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स इस क्लास में डिस्कस हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास में लूँगा उसमें हम लोग कर रहे होंगे ज़बरदस्त क्वेश्चंस, डेफिनेटली क्वेश्चंस जो पेपर में आने वाले हैं, जिनकी संभावना सबसे ज़्यादा है। सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज हम लोग पूरे पूरे चैप्टर का आज निचोड़ पढ़ेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे 5 से 6 मिनट की वीडियो में। ठीक है सर। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के डिटर्मिनेंट की। तो क्लास 12 का डिटर्मिनेंट चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर बेसिक से हाई लेवल तक का, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ हम रिवाइज करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट, डिटरमिनेंट क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, 2 डायमेंशन वाला, 3 डायमेंशन वाला, कैसे, मतलब डायमेंशन का मतलब ऑर्डर, कितना ऑर्डर से हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। सबसे पहली बात, यदि मैं बात करूं एक डिटर्मिनेंट की, तो एक डिटर्मिनेंट को मैं इस तरीके से शो करूंगा कि डिटर्मिनेंट को इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से। मैंने कहा कि भाई यदि मेरे पास डिटर्मिनेंट है A11, A11, A12, A21 और A22, ये डिटर्मिनेंट है मेरे पास। इस डिटर्मिनेंट के ऑर्डर को ध्यान से देखा जाए तो यदि इसे मैट्रिक्स बनाया जाए तो इसका ऑर्डर होगा 2/2, बिकॉज 2 रो एंड 2 कॉलम, दिस इज 2/2 मैट्रिक्स। एंड इसे मैं डिटर्मिनेंट बनाऊंगा तो मैं इस तरीके से डिनोट करूंगा। लेकिन यदि मैं इसे एक्सपेंशन करूंगा, इसको एक्सपेंड करूंगा, तो कैसे सॉल्व करूंगा इसको। ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, सबसे पहला वाला ये टर्म्स एंड दिस, ये इन दोनों की आपस में करूंगा मल्टीप्लाई, देन A11 A22, और अपनी तरफ से लगाऊंगा बेटा माइनस का साइन, एंड A12 दिस, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, A12 मल्टीप्लाई बाय A21। इट इज नॉन एज एक्सपेंशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट। 2/2 के डिटरमिनेंट को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, हमने ये एलिमेंट लिया। 1 1 का मतलब क्या हो गया, 1 1 का मतलब हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट होगा हमारे पास A11। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट के मल्टीप्लाई इसके सामने वाले, जस्ट इसके इधर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगाएंगे अपने पास से, एंड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल भी ले सकता हूँ। एग्जांपल कैसे लेके सॉल्व करूंगा, यदि मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है, ए डिटर्मिनेंट है, ए डिटरमिनेंट है मेरे पास 2 3 1 और 3, मान लेते हैं इस तरीके से डिटरमिनेंट है। तो मैं इसको एक्सपेंड कैसे करूंगा, तो मैं इसको एक्सपेंड करने के लिए सीधा सॉल्व करूंगा। मुझे पता है कि 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करनी है, देन 3 मल्टीप्लाई बाई 2 विल बी 6, एंड माइनस लगाऊंगा अपने पास से, एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 3, एंड 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 2 3 1 3 इक्वल्स टू 3। सो इसको मैं बोलूंगा एक्सपेंशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट 2/2, दिस इज एक्सपेंशन। ठीक है, इस तरीके से एक्सपेंशन करता है। यदि मैं बात करूं A11 की, A12 की, A21 की और A22 की, तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि A11 और A12 और A21 और A22 जो होते हैं, इनको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। यदि मैं मैट्रिक्स की बात करता तो ये मैट्रिक्स के एलिमेंट होते, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट की, तो ये डिटर्मिनेंट के एलिमेंट होंगे। ठीक है। और एलिमेंट को देखकर ही हम पता कर सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट जो है या मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का है, क्योंकि यदि हमारे पास 4 एलिमेंट होंगे तो वो 2/2 का मैट्रिक्स होगा। यदि हमारे पास 3 मैट्रिक्स होंगे, क्या नाम है, 3 रो 3 कॉलम होंगे, तो वो 3/3 का डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स होगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया सकता है, 2/2 के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के डिटरमिनेंट की, थर्ड यानी 3/3 मैट्रिक्स की। तो 3/3 ऑर्डर की बात कर लेते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो आगे बढ़ते हैं। थर्ड 3/3 के मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ से मैं यहाँ से बात कर लेता हूँ। यदि मेरे पास 3/3 का कोई डिटरमिनेंट है इस तरीके से, तो मैं उसको कैसे नोट करूंगा, मैं इसको नोट करूंगा A11 A1 A2
A3, B1, B2, B3, C1, C2 एंड C3। इसको इस तरीके से डिनोट कर लूंगा मैं इस तरीके से। ये होगा मेरे पास 3/3 का डिटर्मिनेंट। यदि 3/3 का डिटरमिनेंट मेरे पास यदि है तो मैं इसको किस तरीके से एक्सपेंड करूंगा। सबसे पहली बात तो मैं ध्यान से देखूंगा कि इसे कितने बाई कितने का है। सबसे पहले यदि मुझे ऑर्डर ध्यान से देखना है तो सबसे पहले मुझे ऑर्डर का विशेष ध्यान रखना होगा। ऑर्डर कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ रो। बेटा ये होते हैं नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया C1 कॉलम, C2 एंड C3 कॉलम। यानी इसका यदि मैं ऑर्डर ध्यान से देखूं तो इसका ऑर्डर है 3/3। मल्टीप्लाई में या फिर एक्सपेंड करने में वैसे तो इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन यदि हम अभी से थोड़ा सा जानकारी रखेंगे तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को अच्छी तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे, जिससे हमारा क्या होगा, बेहतरीन रिवाइज हो जाएगा। यदि मैं ध्यान से देखूं कि भाई यदि मुझे इसका एक्सपेंड करना है तो सबसे पहली बात मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यदि नेगेटिव और पॉजिटिव साइन कैसे आते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को यदि हम ध्यान से जानने की कोशिश करेंगे तो कैसे, देखो यदि मेरे पास कोई भी 3/3 का डिटर्मिनेंट है, यदि मेरे पास कोई भी 3/3 का डिटर्मिनेंट मान लो तो यही है A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये कोई डिटर्मिनेंट है मेरे पास 3/3 का। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि ये जो एलिमेंट है मेरे पास ये वाला, इसके पास होगा प्लस साइन, इसके पास होगा माइनस साइन, इसके पास होगा प्लस साइन। अल्टरनेट साइन चलते हैं बेटा, अल्टरनेट साइन, पहले प्लस फिर माइनस, फिर पहले प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट साइन चलते हैं। यदि मैं ध्यान से देखूं कि यदि मैं इन सारे एलिमेंट को मिटा दूं तो ये बात पता चलती है कि भाई इस एलिमेंट के पास पॉजिटिव साइन है, माइनस प्लस। यदि यहां पर पॉजिटिव साइन है तो यहां पर आना चाहिए माइनस, यहां पर आना चाहिए प्लस। यदि यहां पर नेगेटिव है तो यहां पर नेगेटिव तो यहां पे प्लस, एंड ऊपर से देखोगे तो यहां नेगेटिव तो यहां प्लस, तो यहां प्लस तो यहां माइनस, यहां प्लस तो यहां माइनस। ध्यान से देखें तो यहां प्लस तो यहां माइनस, और यहां प्लस तो माइनस, और प्लस तो माइनस और प्लस। इस तरीके से हम लोग यहां ध्यान रखेंगे साइन का किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट को, बड़ा प्यारा तरीके से, ठीक है। अब यदि मान लो मुझे इसको एक्सपेंड करना है, अब मुझे यदि मान लो इसको एक्सपेंड करना है तो कैसे एक्सपेंड करूंगा, जरा ध्यान से देखो जरा। मैंने कहा कि भाई यदि यहां पर मेरे पास A लिखा हुआ है, यहां पर A1 था, यहां पर B1 है और यहां पर C1 है। अब सुनो जरा, मुझे यदि एक्सपेंड करना तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में चलना पड़ेगा। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में मेरे पास आया A1, और इसके बाद बेटा मेरे पास बचेगा, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ये एलिमेंट बचा, ये बचा, यानी ये दोनों एलिमेंट बचे, साथ में ये दोनों एलिमेंट बच गए। तो बेटा ये बचा B2, C2, B3 एंड C3। अब मेरे पास, मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में चला था, अब मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में चलूंगा तो मेरे पास ये एलिमेंट कैंसिल होगा और ये एलिमेंट कैंसिल होगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, एक तो ये वाला एलिमेंट बचेगा और एक ये वाला एलिमेंट बचेगा, ये वाला एलिमेंट बचेगा, ये वाला एलिमेंट बचेगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पर माइनस आएगा, और बस माइनस के B1 कौन कौन सा एलिमेंट, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो A2 A3, A2 ये बचेगा A2 A3 C2 और C3 प्लस प्लस। अब मेरे पास ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल, ये वाली साइड कैंसिल पूरी और ये वाली साइड कैंसिल। कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये आ गया C1, और ये कैंसिल हो गया हमारे पास, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा, A2 B2 A3 और B3। और बस बेटा 2/2 के डिटरमिनेंट को तो अभी मैंने सॉल्व करना बताया था। ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, ये भी 2/2 का डिटरमिनेंट है, और ये भी 2/2 का डिटरमिनेंट है। इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये होगा A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस C2 A3 प्लस C1 A2 B3 माइनस B2 C3, और ये होगा बेटा एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट 3/3। सो प्लीज पोज द वीडियो, नोट इट डाउन, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे की कहानी को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे एक्सपेंड कैसे करते हैं, ठीक है।
एक्सपेंड करने के बाद डिटर्मिनेंट को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है वो भी जान लेते हैं। सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स, मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि हमारे पास इफ ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि ए मेरे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ए यदि मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स और मैंने यदि उस मैट्रिक्स को बनाया डिटर्मिनेंट, उसको मैंने बनाया डिटर्मिनेंट, उसको मैंने डिटरमिनेंट बना दिया, उसको मैंने डिटरमिनेंट बना दिया। अब यदि एक बात बताओ जरा ध्यान से कि क्या यदि मैंने एक डिटर्मिनेंट बना दिया, यदि मैंने किसी भी मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट बना दिया तो क्या उस डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बल्कि डिफरेंशिएशन ही सॉरी डिफरेंस बिटवीन द डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स विल बी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है बट मैट्रिक्स की कोई अपनी वैल्यू नहीं होती, बिकॉज जो डाटा अरेंजमेंट होता है, डाटा अरेंजमेंट होता है डिटर्मिनेंट में, मैट्रिक्स में सॉरी, डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू होती है, बट मैट्रिक्स को एक प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं किया जा सकता। मैट्रिक्स की कोई अपनी एक पर्सनल वैल्यू नहीं होती, उसको सिर्फ जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक है। हाँ, ये बात आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है। इसीलिए यदि मान लो मैंने कोई डिटरमिनेंट बनाया, ए मैट्रिक्स था और उसको मैंने डिटरमिनेंट बनाया और डिटरमिनेंट को सॉल्व करते करते मुझे पता चला कि यदि मैंने उसको सॉल्व किया है तो उसका डिटरमिनेंट जीरो आ गया, डिटरमिनेंट जीरो आ गया। यदि डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो भाई मैं कह दूंगा कि जो मैंने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बनाया था वो डिटरमिनेंट कैसा था? एक सिंगुलर मैट्रिक्स था। कौन सा था? सिंगुलर मैट्रिक्स था। कौन सा मैट्रिक्स था? सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि किसी भी मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट बनाओगे और उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आएगी तो तुम कहोगे जो मैट्रिक्स मैंने बनाया था वो होगा सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। चलो, ये फर्स्ट आ गया। सेकंड की बात करें तो भैया नॉन सिंगुलर आ जाती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी यदि मैं ऐसे कहूं कि इफ ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि मेरे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बेसिकली हमेशा याद रखना कि डिटरमिनेंट हम निकाल ही तब पाएंगे जब हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, वरना हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। इतनी सी बात आपको पता होगी, अपने क्लास 12 का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। हम लोग सिर्फ क्विक रिवीजन बात कर रहे हैं, क्विक रिवीजन ही करना पड़ेगा हमें इस वक्त। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि हमारे पास सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो यदि हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिखाना है हमें तो ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और यदि मैंने उसको डिटरमिनेंट में चेंज किया और डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आती, डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आती है, मैं कब कह रहा हूँ जीरो आएगी, नहीं आती है। यदि जीरो आ जाएगी तो हम लोग सीधा कह देंगे सिंगुलर मैट्रिक्स है वो, और यदि जीरो नहीं आएगी तो हम लोग कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जो मैट्रिक्स हमने डिटरमिनेंट में चेंज किया है वो मैट्रिक्स कैसा है? वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तब आगे की क्या कंडीशन है वो हम पढ़ते हैं। सो अभी इस बात को जान लीजिए कि यदि हमारे पास डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर है तो वो कंडीशन ये फॉलो करेगा कि उसका डिटरमिनेंट कभी भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है जी। चलिए मैं एक माइंड चार्ट बनाता हूँ, माइंड मैप बनाता हूँ कि जिससे हमें पता रहे कि यदि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम उससे क्या क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ। पहली प्रॉपर्टीज मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ से सभी लोग लिखना शुरू करेंगे। पहली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पहली प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे। अच्छा चलो, मैं पहली प्रॉपर्टी यही लिखवा देता हूँ कि यदि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ही स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्या निकालेगा? डिटरमिनेंट 100 बनेगा, डिटरमिनेंट शो कर पाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटरमिनेंट शो कर पाएगा।
स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटरमिनेंट शो कर पाएगा, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम उसको डिटरमिनेंट में चेंज नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो ये होगी, ठीक है। सेकंड वाली बात आपको याद रखनी है बेटा, सबसे सेकंड वाली बहुत इंपॉर्टेंट, यदि मान लो मेरे पास कोई डिटरमिनेंट इस तरीके से है, ये दो डिटरमिनेंट है मेरे पास, मैंने कहा कि भैया ये है एल एम एन, ये एल है, एम है, एन है, और ये हो ओ, और ये है एक्स वाई जेड, और ये हो गया पी, ये मान लेते हैं। और मैंने कह दिया कि ये दोनों डिटरमिनेंट इक्वल हैं। यदि मैंने कह दिया दोनों डिटरमिनेंट इक्वल हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि भैया एल हमेशा आर एक्स के बराबर होगा, बिल्कुल भी नहीं कह पाओगे। ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगी भैया कि एल एम के बराबर हो ही नहीं सकता, एल एम के बराबर हो ही नहीं सकता, एन कभी भी जेड के बराबर नहीं हो सकता, एम कभी भी वाई के बराबर नहीं हो सकता, और ओ कभी भी पी के बराबर नहीं हो सकता। ये कंडीशन फॉलो होती हैं। यानी कि जैसे, अच्छा सुनो, यदि मैं ध्यान से देखूं कि ऐसा मैट्रिक्स में हो जाता है, मगर यदि आपने मैट्रिक्स थोड़ा सा ध्यान से देखा हो तो मैट्रिक्स में ऐसा होता है, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं कर सकते। डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं कर सकती, करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे किसी दूसरे डिटरमिनेंट के। बल्कि यदि मैट्रिक्स होता ही है, बल्कि यदि ये मैट्रिक्स होता, यदि ये मैट्रिक्स है हमारे पास ए बी सी और डी, ई एफ जी और एच, ये दोनों इक्वल है, तो 100% ये हो जाता कि ए ई के बराबर होगा, बी एफ के बराबर होगा, सी जी के बराबर होगा, और डी एच के बराबर होगा। ये बात मैट्रिक्स के अंदर बिल्कुल सच हो जाती है, लेकिन जहां कहीं हम डिटरमिनेंट की बात कर लेंगे ये बात गलत हो जाएगी। डिटरमिनेंट में ये चीज़ें फॉलो नहीं होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आप उसको पोज कर लीजिए और फिर इसके बाद वीडियो को पोज करके आप इसे नोट कर लीजिए। सो प्लीज पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए भाई, एक और बेहतरीन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, पढ़ते हैं भाई। प्रॉपर्टी थर्ड क्या कहती है कि एडजॉइमेंट ए इंटू बी यदि आपने निकाला है तो 100% बराबर होगा एडजॉइमेंट ए और मल्टीप्लाई एडजॉइमेंट बी के। ये वाली बात हमेशा याद रखना, ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ, यदि हमारे पास ए बी का इन्वर्स हमने निकाला है तो वो इक्वल होगा किसके, बी इन्वर्स के मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स के। यदि हमारे पास इस तरीके से कोई भी बात बनती है तो दोनों की वैल्यू ये बराबर होगी, कोई बात नहीं इसमें, ठीक है। एक चीज और प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, एडजॉइमेंट ए का ट्रांसपोज बराबर होगा एडजॉइमेंट ए का होल ट्रांसपोज के। ये भी आपकी बेहतरीन प्रॉपर्टी, आप इसको टिक कर लेंगे, ठीक है। अब यदि हमारे पास एक चीज आ जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यदि मैंने ए इनवर्स की बात की है तो ए इनवर्स से छोटी सी बात और रह गई है बस, और इसके बाद ये चैप्टर पूरा ही फिनिश हो जाएगा। बहुत छोटी सी चीज है इस चैप्टर में, बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। अब मैं ये कहना चाह रहा कि यदि ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, अब इस सिंगुलर मैट्रिक्स में बता चुका हूं कि जिसका डिटर्मिनेंट कभी भी जीरो नहीं आएगा उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा तो हम लोग उसे, सॉरी, डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स है। लेकिन यदि हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा तो हम उसे कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो हम उसे सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अब जरूरत क्या है भैया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें ए इनवर्स की जरूरत पड़ती है। ए इनवर्स भाई, हमारे पास जो मैट्रिक्स इक्वेशन होती है, मैट्रिक्स इक्वेशन जो होती है वो होती है ए एक्स इक्वल टू बी, बोलो सही है। और यहीं से हम लोग निकालते हैं x इक्वल टू ए इनवर्स एंड बी। अब b जो निकालते हैं वहां से a इनवर्स निकालना पड़ेगा, है ना। और यदि हमारे पास इफ वी हैव ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यदि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तब ए इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं, ए डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइमेंट ए। भाई एडजॉइमेंट ए में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें नहीं आएगी। लेकिन यदि मैं इसको ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट निकालूंगा इनटू एडजॉइमेंट ए निकालूंगा,
तो यदि मैं इसको सिंगुलर मैट्रिक्स ले लेता हूं, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ए डिटरमिनेंट का 0, ए डिटरमिनेंट 0 तो इसका मतलब 1/0 इनफाइनाइट, तो ए इनवर्स तो फाइंड ही नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि जो डिटरमिनेंट लेना है वो नॉन सिंगुलर लेना है, नॉन सिंगुलर, वरना हम यदि इसे सिंगुलर ले लेंगे भैया तो 1/0 तो नॉन डिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो भी हमें कैसा लेना चाहिए, वो नॉन सिंगुलर लेना चाहिए, जिसका डिटरमिनेंट कभी 0 पॉजिटिव है नेगेटिव है कोई फर्क नहीं, पर वो कभी भी भैया 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा तो कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, वो सिंगुलर मैट्रिक्स। 0 नहीं होगा तो कौन सा बनेगा, नॉन सिंगुलर। तो लेना कौन सा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेना, ठीक है। ये बात बनती है हमारी एक मैट्रिक्स की इनवर्स की, बड़ी प्यारी सी बात है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक छोटी सी प्रॉपर्टी और रह गई है भाई, उस प्रॉपर्टी को और थोड़ा फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ए का ट्रांसपोज, ए का इनवर्स का यदि मैं ट्रांसपोज करता हूं तो वो इक्वल आता है ए के ट्रांसपोज के इनवर्स के। ये वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज इसको भी आप नोट पॉइंट में कर लीजिए। और सो प्लीज पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं एक बेहतरीन और शानदार प्रॉपर्टी के साथ। अभी बिल्कुल लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है, इस लास्ट प्रॉपर्टी के बाद फिर हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे चैप्टर को, और बस फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो सबसे पहली बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि ए डिटर्मिनेंट, यदि ए डिटर्मिनेंट मैंने सॉल्व किया, ए डिटर्मिनेंट सॉल्व किया तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है ए डिटर्मिनेंट आने के बाद। भाई ए डिटर्मिनेंट एक तो 0 आ सकता है, एक 0 आ सकता है, और एक 0 नहीं आ सकता, एक 0 नहीं आ सकता। 0 आ गया तो क्या हो गया, 0 आ गया तो जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वो क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर, ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो वो होगा सिंगुलर मैट्रिक्स। और यदि हमारे पास ये 0 नहीं आया तो ये होगा ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा तो इसका निकलेगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन यदि ए डिटरमिनेंट 0 आएगा तो उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। उसमें फिर एक कंडीशन आगे बढ़ जाती है जो कि अभी नहीं पढ़नी हमें। तो अभी हमें ध्यान रखना है कि भैया जो ए डिटरमिनेंट आएगा वो 0 नहीं आना चाहिए, और ए डिटरमिनेंट यदि 0 नहीं आता तो हम उसे सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे और उसे नॉन सिंगुलर कहेंगे, और यदि 0 आ जाता है तो फिर वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। बस इतनी सी बात है इस चैप्टर में, और ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाता है इससे। और हम लोग कल जो क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे मैट्रिक्स इक्वेशन पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी संभावना पेपर में ज़्यादा होती है। इसलिए चलिए सर विदा लेता हूँ, और फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू एंड मोस्टली थैंक यू वेरी मच।